हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। इसके नेचर और इसके कॉजेज और इसकी मीनिंग को आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे शुरू करूँ, आप लोग प्लीज़ अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने साथ लेके बैठ जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनको आपने अपने साथ साथ लिखना होगा। मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा और आप लोगों ने उसको राइट डाउन करते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास बिजनेस रिस्क होता क्या है? ठीक है, उस चीज़ को क्लियर करेंगे, लेकिन समझ लें यहाँ पे जो भी हमारे पास टॉपिक है उस चीज़ को। इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस रिस्क है, मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क है वो क्या होता है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे नेचर, यानी कि जो बिजनेस रिस्क है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। और उसके साथ ही हमारे पास जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इस चैप्टर के अंदर यही तीनों पॉइंट्स हैं और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए ध्यान से, बिजनेस की बात जब भी करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे तरीकों का बिजनेस आता है, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन कॉमन ज़रूर है, और वो होता है रिस्क। जी हाँ, क्योंकि हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं, जब हम कमाई की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो कमाई के साथ-साथ हमको फेस करना पड़ता है रिस्क को, यानी कि जोखिम को। अब एक्चुअली में जोखिम होता क्या है, उसकी मीनिंग को यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर के बिहाफ पे बिज़नेस किया जाता है। यानी कि हम 1-2 दिन के लिए तो बिज़नेस करने वाले नहीं है ना बॉस। हम लंबे टाइम का गेम खेलने वाले हैं, और लंबे टाइम वो कंप्लीटली फ्यूचर पे डिपेंड होता है, और फ्यूचर तो हमेशा अनसर्टेन होता है। वो कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। उसके बारे में कभी भी हम यहाँ पे परसेप्शन नहीं कर पाते, कभी भी कोई भी बात सोच ही नहीं पाते। तो इस सिचुएशन में वहाँ पर रिस्क होना लाज़मी है। तो अब देखिए क्या होता है, जब बिज़नेस में अनिश्चितताओं के कारण जो लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़, यानी कि हानि होने की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, तो उन्हीं को हम जोखिम कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें फ्यूचर के बिहाफ़ पे, भविष्य में क्या होने वाला है हमको नहीं पता। तो अब जब भविष्य में क्या होने वाला पता ही नहीं, तो वहाँ पे रिस्क तो है ना बॉस, ठीक है? और अब इसी बात को या इसी हानि की पॉसिबिलिटी को या लाभ कम होने की पॉसिबिलिटी को हम एज़ अ रिस्क डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात अपने दिमाग में पक्का उतार लीजिएगा कि हम हानि को जोखिम बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हानि तो वो होती है ना भाई, जो हमको हो चुकी होती है। लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ़ हानि होने की संभावना की बात कर रहे हैं। जब हानि होने की संभावना की बात होती है, तो उसी को तो जोखिम कहेंगे ना। हानि हो गई, लॉस हो गया, तो हो गया ना भाई, वो जोखिम थोड़े ना है, वो तो रियलिटी है। जोखिम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक्सपेक्टेड लॉस है, जो हो सकता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, अलग-अलग पॉलिसीज़ और नीतियाँ लागू करके। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग हमारे पास क्लियर है। मीनिंग के बाद हम आगे इसके जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है। तो देखिए, नेचर की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा ही ध्यान लगा के सुनना होगा, और अपने नोटबुक को प्लीज़ साथ में रखना, क्योंकि मैं ये जो पॉइंट्स हैं हेडिंग्स बना के लिखे हुए हैं, इनको एक्सप्लेन मैं खुद करूँगा। तो वीडियो को पॉज करते रहें, मेरी बातों को सुनते रहें और लिखते रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास जो रिस्क है, उसको वो रिज़ल्ट है अनसर्टेनिटीज़ का। ठीक है? जो रिज़ल्ट है अनसर्टेनिटीज़ का, उसी को हम यहाँ पे जोखिम यानी कि रिस्क के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, जब बात करी जाती है हमारे पास रिस्क के बारे में, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। ह्यूमन, बिज़नेस जो अनसर्टेनिटीज़ मौजूद हैं वो भी हो सकती हैं, और नेचुरल अनसर्टेनिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। एक्चुअली में इनको अगर इस तरीके से डिफ़ाइन ना करके दूसरे तरीके से कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है भाई।
और जब भी कहीं पर कोई भी चीज़ फिक्स ही नहीं, तो उसके बारे में कोई भी एस्टिमेशन लगाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ह्यूमन अनसर्टेनिटीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे एक भाई देखिए एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनी के अंदर, कई बार वो बेईमानी कर जाते हैं या किसी कारण से कोई भी हानि यहाँ पे उठानी पड़ सकती है। तालाबंदी हो सकती है जिसको इंग्लिश में लॉकडाउन कहा जाता है। और दूसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हड़ताल, स्ट्राइक्स हो जाती हैं। जब मालिक और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तो तब भी हमारे पास हड़ताल और तालाबंदी देखने को मिलती है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं अभी की बात करूं, तो आप देख सकते हो कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण फ़िलहाल हमारा बिज़नेस कंप्लीटली लॉकडाउन में है और यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा। लेकिन ये जो कोविड-19 के कारण हुआ है, ये ह्यूमन के कारण नहीं है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिजनेस अनसर्टेनिटीज। देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली हेडिंग जो डाली हुई है वो है मांग या का जो गलत एस्टिमेशन है अगर वो लग जाए तो। सपोज करें आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, और उस बिजनेस में आपने एस्टिमेट लगाया कि मेरी इस साल की सेल जो है वो 10 लाख रुपए होने वाली है, लेकिन किसी कारण से आपकी सेल जो है ना वो 10 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख रह जाती है, तो 8 लाख का आपको क्या हुआ, 8 लाख का आपका माल जो है, जो आपने मैन्युफैक्चर किया था, जो आपने बनाया था या जो आपने परचेज किया था बेचने के लिए, वो स्टॉक में लग गया। और स्टॉक में लगने के कारण वो चीज़ क्या है, आपका पैसा वहां पे फंस गया, जिसको एक किस्म का रिस्क ही मानेंगे। क्या गारंटी है कि अगले साल वो बिक भी पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी बात यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि जब हम मांग का गलत एस्टिमेशन लगा लेते हैं, हम डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो तब भी हमको यहाँ पे रिस्क हो जाता है। और उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हम भाई मूल्यों में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन प्राइसेस। देखिए कीमतों में बदलाव को शायद आपसे बेहतर और कौन जानेगा। आप एक आम कस्टमर हैं, एक आम ग्राहक हैं, यानी कि दाल खरीदनी है भाई, आपने 1 किलो दाल 50 रुपए के भाव से अब की बार खरीदी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाते हो तो दुकानदार कहता है भाई आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 1 किलो दाल के लिए, तो सीधा सीधा सा मतलब बजट खराब हो जाता है ना आप लोगों का। तो वही चीज अगर बिजनेस के साथ हो, उसको तो 1 किलो नहीं खरीदनी है भाई। अगर वो दाल का ही बिजनेस कर रहा है, उसको तो टनों के हिसाब से दाल खरीदनी होगी, और उसको कितना लॉस होगा, कभी सोचा इस चीज के बारे में। तो वही चीज यहाँ पे है कि प्राइस चेंज अगर कंटिन्यूसली होते हैं, तो मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ जाती है और डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है, जिसके कारण रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल, जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज हैं उसकी बात करें, तो यहाँ पे भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया और महामारी। जी हाँ, अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस, तो ऐसी महामारी आ जाती है, तो तब भी बिजनेस यहाँ पे एकदम से धड़ाम हो जाता है और काम धंधा बिल्कुल चौपट, तो जिससे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को अगर यहाँ पे हम समझना चाहें, तो रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज यानी कि अनिश्चितताओं का परिणाम ही है, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं कहा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की बात करें, तो रिस्क इज अनअवॉइडेबल। जी हाँ, हम रिस्क को कभी भी टाल ही नहीं सकते, हम जोखिम को कभी भी टाल ही नहीं सकते। अगर कोई ये कहता है कि हम जोखिम को टाल सकते हैं, तो वो गलत कहता है, क्योंकि जोखिम को सिर्फ कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कम। जहां पर हमको 1 लाख रुपए का रिस्क होता है, वहां पे उस रिस्क को हजारों में लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको बिल्कुल भी ये कह दे कि हमको कोई नुकसान ही नहीं होगा, वो गलत होगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखें कि रिस्क की जो दूसरी नेचर है या दूसरा जो पॉइंट है इसके नेचर को एक्सप्लेन करता है, वो ये है कि रिस्क को जो हम कभी भी अवॉइड कर ही नहीं सकते। नंबर 3 हमारे पास है डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, और जितना छोटा रिस्क होगा उतना ही छोटा बिजनेस होगा। सिंपल सी बात है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, और जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। सिंपल सी बात है। तो सिंपली हम यहाँ पे अगर बात करें, तो व्यवसाय के आकार पे रिस्क जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा ही होने वाला है, और अगर बिजनेस का साइज छोटा है
तो रिस्क भी बहुत छोटा होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे, प्रॉफिट इज कंसिडर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जी हाँ, जो हम रिस्क लेते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है? तो चलो छोड़ो, रिस्क की बात करते हैं, वो अलग है। अगर मैं बात करूं, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है? तो आपका जवाब शायद एक ही होने वाला है, और वो होगा, सर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और प्रॉफिट कमाना अगर आप चाहते हैं तो आपको फेस करना होगा रिस्क को, जोखिम आपने लेना होगा। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। तो वैसे ही जितना रिस्क आप लेने के लिए तैयार हो, आपको प्रॉफिट की उम्मीदें भी उतनी ही ज़्यादा लगानी चाहिए। और अगर मान लो किसी बिजनेस में प्रॉफिट की उम्मीदें कम और रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपना पैर कौन फंसाएगा भाई? सभी वहाँ से निकलना चाहेंगे। तो ये बात भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे पास है प्रॉफिट, इसका इनाम है एक किस्म से। किसका इनाम है? रिस्क लेने का। तो जितना बड़ा रिस्क हम लेंगे, हमको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। और प्रॉफिट अगर कम हमने रखा है, अगर हम ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे प्रॉफिट कम होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमको रिस्क फैक्टर भी कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे बात करता है, तो ये सिचुएशन आ जाती है भाई, रिस्क जो है वो जो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। अब देखिए बिजनेस के नेचर पे क्यों कहा, तो चलिए शुरू करते हैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा अलग अंदाज में। देखिए, आप अगर मान लो कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, हम कहते हैं ना, इंडस्ट्रीज को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? पहली जो हमारे पास प्राइमरी, जिनको हम दूसरी को हम सेकेंडरी कहते हैं, और तीसरी को टेरिटरी कहते हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, तो इसको हम यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड को मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड को सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर है। सर इसमें इस पॉइंट का क्या फंडा? देखिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो तो मैटर अलग है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। वो क्या है? यहाँ पे बिजनेस का नेचर फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे बिजनेस के नेचर की अगर बात करी जाए तो सिंपली वो आपको कहेगा आप कौन सी कमोडिटीज़ में डील करते हो। वो कमोडिटीज़ जो हाउस होल्ड के लिए हैं, वो कमोडिटीज़ या वो बिजनेस जो डायरेक्टली फैशन की बात करता है, या वो कमोडिटीज़ जो हैवी इन्वेस्टमेंट मींस मशीनरी की बात करें। सिंपली, तो हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। अगर मैं हाउस होल्ड्स के लिए कोई चीज़ें बनाता हूँ, तो देखिए उनकी डिमांड साल भर तक लगभग कंटिन्यूसली एक जैसी ही रहने वाली है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फैशन की, तो यहाँ पे भले ही प्रॉफिट ज़्यादा मिलने की उम्मीद मुझे हो, लेकिन रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। अब सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि फैशन तो भाई हर 2 महीने में निकल जाता है। आप खुद जानते हो, आप खुद समझदार हो इस चीज़ के मामले में। तो बिज़नेस किस नेचर का है, इसके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है रिस्क। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए, व्यवसाय में जोखिम है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि व्यवसाय भविष्य के आधार पर करता है काम, और भविष्य होता है हमेशा अस्थिर, अनिश्चित, अनसर्टेन, और उसमें कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। लेकिन अब बात करी जाए अगर इसके कॉजेज की, तो देखिए इसके कॉजेज को हम यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। पहली हमारे पास आती है नेचुरल, यानी कि वो कारण जिनको हम प्रकृति कारण कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास मैन मेड कारण हो सकते हैं, जिसको हम ह्यूमन कॉजेज कहते हैं। तीसरा हमारे पास इकोनॉमिक, जिनको हम आर्थिक कारण या मार्केट में अनस्टेबिलिटी के कारण हो सकता है। और चौथा हमारे पास अदर कॉजेज, जिसके अंदर टेक्निकल और कई चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं इस पॉइंट से। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कहता है सबसे पहला हमारे पास सीजनल चेंजेस। आप सीजनल चेंजेस, तो आपने सीजनल बिजनेस को तो देखा होगा ना, जो बिजनेस सीजन पे काम करते हैं। आप पानीपत में रहते हो, आप रोहतक में रहते हो, आप हरियाणा में कहीं पे भी रहते हो,
आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो तो आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस को देखा होगा जो एक स्पेसिफाइड सीजन पे ही वर्क करते हैं, या यूँ कहा जाए उनके प्रोडक्ट की डिमांड एक स्पेसिफाइड सीज़न में ही होती है, बाकी के सीज़न में उनके डिमांड होती ही नहीं। मैं अगर अपने इंडिया की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा समर सीज़न आते ही कहीं पे भी वूलन गारमेंट्स की बिक्री नहीं होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कहीं पे भी वूलन गारमेंट्स को खरीदा ही नहीं जाता। तो क्या उसके बावजूद हमारे यहाँ पे वूलन गारमेंट की इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करना बंद कर देती है? शायद आप कहोगे नहीं सर, हमारे यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर होता रहता है। तो वो अलग-अलग मार्केट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सिंपली सीज़नल चेंज छोटे बिज़नेसेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आता है, क्योंकि इसके कारण हमारा एक बिज़नेस एक सीज़न में तो चल रहा है, लेकिन दूसरे सीज़न में नहीं चल रहा है, तो उसमें रिस्क की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। क्या पता अगला सीज़न आने तक हम मार्केट में टिकेंगे भी कि नहीं टिकेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं समर सीज़न पे, लेकिन लेकिन कंपनीज़ जो हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए कंटिन्यूअसली टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में और दूसरे तरीकों से कंटिन्यूअसली अपनी एड्स जो हैं, अपनी विज्ञापन जो हैं, वो हमको दिखाते रहते हैं, ताकि हम लोग उनका प्रोडक्ट समर में ही नहीं, विंटर सीज़न में भी परचेज़ करते रहें, ताकि उनको विंटर सीज़न में अपना प्रोडक्शन चालू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जियोलॉजिकल जो चेंजेज़ है, उनके बारे बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जियोलॉजिकल चेंजेस, भाई इसमें हमारे पास बारी आती है जो भूगर्भ के अंदर जो हो रहा होता है, धरती के अंदर, धरती के सरफेस पे नहीं, धरती के अंदर, जमीन के अंदर जो हो रहा होता है, उसके कारण। कैसे? क्यों भूकंप नहीं देखा कभी? वो धरती के अंदर होने वाली उथल पुथल के कारण ही तो होता है। ठीक है ना? शायद समझ गए होंगे आप। और ये कई बार इतना भयंकर होता है कि बड़ी-बड़ी इमारतें और बहुत कुछ सेकंडों के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास जियोलॉजिकल चेंज के अंदर आता है। अगर किसी भी कारण से हमारे पास ऐसा हुआ, तो नेचर जो है वो हमारे बिज़नेस को ख़त्म कर सकती है और ये रिस्क हमेशा बना रहता है। जापान को तो आप जानते होंगे, वो बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे जियोलॉजिकल चेंजेस हर मिनट, हर घंटे होते रहते हैं और कब अगला भूकंप आ जाए पता ही नहीं। आपने देखा होगा 2017-18 के अंदर जापान के अंदर बहुत भयंकर भूकंप आया था। 17-18 या शायद उससे पहले, प्रॉपर डेट का तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है भाई। कभी कोई बाद में ये बोले नहीं सर 16-17 में आया था, तो प्रॉपर डेट नहीं है। लेकिन जापान के अंदर बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसमें सब कुछ तहस-नहस हो गया था और वापस उनकी इकोनॉमी को दोबारा से अपने आप को खड़ा करना पड़ा था। तो वही चीज़ यहाँ पे है भाई, जो जियोलॉजिकल चेंजेज़ है, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत घातक हो सकते हैं और वहाँ पे अनवांटेड रिस्क जो है ना वो क्रिएट हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है और वो हो जाता है अदर। ठीक है? भई जो हमारे पास अदर नेचुरल जो कैलामिटीज़ हैं, इनके बारे में बात करी जाए तो देखिए, अभी केरल के अंदर हमारे पास एक गाइडलाइन जारी करी गई है, या यूँ कहा जाए एक किस्म से एक सायरन बजाया गया है कि कभी भी वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ान आ सकता है। ठीक है? भयंकर बारिश हो सकती है। एक साइक्लोन वहाँ पे आ सकता है। ठीक है? जिसका ऑफ़िशियल नाम अम्फन रखा गया है। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ हमारे पास वही तो है, नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, जब वायुमंडल में लगातार जब विकार, लगातार जब चेंजेज़ आते रहते हैं, तब उस सिचुएशन में पूरी इकोनॉमी पे इसका प्रेशर होता है, पूरी इकोनॉमी पे इसका दबाव होता है। क्लियर है? जैसे कि अभी अगर मान लीजिए बात करी जाए, हम सुनामी की बात करते हैं, ठीक है? सुनामी, वो भी तो एक किस्म का क्लाइमेट चेंज ही था। वो भी तो एक किस्म का जियोलॉजिकल चेंज ही था। तो जिसके कारण
पूरा का पूरा हमारा केरल, कोच्चि वगैरह सब तबाह हो गया था और उनको वापस खड़ा होने में काफ़ी टाइम लगा था। तो ये चीज़ हमारे पास जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, इनको अदर नेचुरल कैलामिटीज़ के नाम से यहाँ पे समझा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट पे जिसमें कहा गया है ह्यूमन कॉजेज़, यानी कि मानव निर्मित कारण जो व्यवसाय के लिए जोखिम क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है, वो है डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। जी हाँ, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने बहुत सारे लोगों को या मैनेजमेंट के बारे में जब भी बात करते हो तो वहाँ पे ये ज़रूर सुना होगा कि एम्प्लॉयज़ हमारी संपत्तियाँ होती हैं, एम्प्लॉयज़ हमारे लिए कीमती होते हैं, उनको संभाल के रखो। लेकिन कई बार आपने हरियाणा में देखे जाए या वैसे भी एक कहावत सुनी होगी, ऐसा सोना किसी काम का नहीं जो कान को काटे या जो कान में चुभे। तो ठीक वैसे ही कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो व्यवसाय के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं और व्यवसाय के साथ ही वो फेयर काम नहीं करते और व्यवसाय को धोखा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही फर्म, अपनी ही कंपनी, अपने ही बिज़नेस के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम खड़ा कर दिया, जिसका रिज़ल्ट हम कई बार स्ट्राइक्स यानी कि हड़ताल और तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन के रूप में देखते हैं। आज के लॉकडाउन के जैसे नहीं, ये लॉकडाउन तो सरकार ने लागू करा है, लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कुछ लॉकडाउन, कुछ मज़दूर यूनियन लगा लो या कैसे भी, मैं कंट्रोवर्शियल में नहीं जाना चाहता। मैं सिंपली कुछ लोग जो है गलत तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेतुकी माँगें मनवाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास है डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर्स। जी हाँ, कई बार आप लोगों ने ग्राहकों को भी देखा होगा, वो भी डिसऑनेस्टी कर देते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँ, कई बार ऑनलाइन शॉपिंग फर्म्स के साथ, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज़ के साथ ऐसे फ्रॉड बहुत सारे हुए हैं, ठीक है? इस बात का एग्ज़ाम्पल मैं अपने एक रिलेटिव्स के बारे में यहाँ पे देना चाहूँगा। उसको किसी शादी में जाना था और उसको शादी में जाने के लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस चाहिए थी, तो उसने किसी ऑनलाइन कंपनी से एक ड्रेस का ऑर्डर किया, ठीक है? और वो ड्रेस उसने ऑर्डर करी और उसको 10 दिन का रिप्लेसमेंट के साथ वो ऑर्डर करी गई थी। तो उसने उस सामान को मँगवाया या उस कपड़े को मँगवाया, शादी-ब्याह जहाँ पे भी जाना था अटेंड किया और उसके बाद रिप्लेसमेंट सर्विस के थ्रू उसको वापस ये कह के वापस कर दिया, ये मुझे पसंद नहीं। क्लियर? तो सिंपली क्या हो रहा है, ऐसा कस्टमर्स करते हैं, ऐसा ग्राहक करते हैं, जिससे कंपनीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उनका खर्चा तो हो गया ना भाई, और अब वो बिका नहीं माल। तो वो ग्राहक ने एक किस्म से तुरुप चाल खेली वहाँ पे, एक किस्म से कंपनी को नुकसान करने का काम किया, तो वो भी कंपनीज़ के लिए रिस्क क्रिएट कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास फिर स्ट्राइक्स हैं, इसका एग्ज़ाम्पल मैं पहले ले चुका हूँ। भई हाँ, स्ट्राइक्स अगर होंगी तो काम धंधा ठप होगा, जिससे ओवरऑल बिज़नेस जो है बंद होने के कगार पे आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग जो केयरलेसली। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे जो वर्कमैन होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो केयर के साथ काम नहीं करते, केयरलेसली काम करते हैं। कहीं पे भी किसी टूल का रख दिया जाना या कुछ भी, तो वो बड़े से बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। यही काम यहाँ पे भी होता है। तो ऐसा काम नहीं है कि सारे के सारे मज़दूर यहाँ पे केयरलेस होके काम करते हैं। कई बार उनको लगातार ओवरटाइम कराने की वजह से भी वो केयरलेस हो जाते हैं और कई बार वो जानबूझ के भी ऐसा हो जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ये सारे के सारे बिज़नेस रिस्क को ही इंक्रीज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है। इसमें आ गया अब इकोनॉमिक जो काज़ेज़ हैं वो, यानी कि आर्थिक कारण। तो इसमें सबसे पहली बात आर्थिक कारण की अगर करी जाए तो ये है कहाँ गया? हाँ, ये है फैशन चेंज। तो हम सभी जानते हैं, अगर मान लो फैशन में लगातार बदलाव आ रहा है, तो उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट बिज़नेस पे पड़ने वाला है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं और वो फैशनेबल गुड्स में अगर आता है, तो फैशन तो हर बार की चेंज होता है ना भाई। हर बार की क्या, हर दूसरे महीने फैशन चेंज हो जाता है। आज हम अगर कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं,
तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने बाद भी हम उसको यूज़ कर रहे होंगे। उसमें कोई ना कोई चेंज यहाँ पे ज़रूर आ जाएगा। और फैशन चेंज होने के कारण बिज़नेस जो है वो रिस्क उसका इंक्रीज़ होता चला जाता है। उसका शायद मुझे अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े तो शायद आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर बारी आती है, इसमें कहा गया चेंज इन प्राइस। जी हाँ, कीमतों में बदलाव। कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण हमारी जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी का अभाव होता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक स्थायित्व नहीं आ पाता, जिसके कारण क्या होता है कि भी हर रोज़ की बढ़ती कीमतों के कारण बिज़नेस उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि लोग सामान खरीदना बंद कर देते हैं। लगातार अगर महँगाई बढ़ती चली जाएगी तो कौन खरीदेगा? ठीक है? और अगर मान लो कि भी हर रोज़ कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आता है, तो तब भी बिज़नेस को रिस्क हो जाता है। सपोज़ करें कि एक बिज़नेस ने 50,000 रुपए में कोई चीज़ खरीदी, लेकिन अगले ही दिन उस चीज़ की कीमत हो जाती है सिर्फ़ 10,000, तो 40,000 का नुकसान कौन उठाएगा भाई? या तो वो उस बिज़नेस को छोड़ देगा या फिर वो अपना प्रोडक्शन कम करेगा, ताकि मार्केट में होने वाले इस रिस्क से उसको थोड़ा-सा राहत मिल सके। यही तो चीज़ है, रिस्क से बचा नहीं जा सकता, रिस्क को सिर्फ़ कम किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटीज़ टू कस्टमर। आप सभी जानते हैं आज के टाइम पे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो तभी खरीदते हो जब आपको आफ्टर सेल सर्विसेज और बाकी सारी सर्विसेज में मज़ा आए। अगर कोई भी ऑनलाइन कंपनी आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड नहीं करती है तो आप वहाँ से सामान नहीं खरीदते। अगर कोई भी दुकानदार आपसे बेहतर तरीके से बात नहीं करता है तो तब भी आप वहाँ से सामान नहीं खरीदते। तो सिंपली क्या बात है, सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, प्रोडक्ट के साथ साथ कंज्यूमर्स को एक कंपनी ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। अगर ए कंपनी ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी तो बी कंपनी की मजबूरी है उसे भी वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका मार्केट शेयर जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है जियो टेलीकम्युनिकेशन। जैसे ही जियो मार्केट में लॉन्च होता है तो उसने भारी भरकम डिस्काउंट के साथ अपने आप को लॉन्च किया, जिससे एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल जैसी जो सूत्रधारी कंपनियां थी भारत की, उनको खासा नुकसान उठाना पड़ा। और आप देख सकते हो वही 2G डाटा जिसको कभी 250 रुपये में 1 GB हम लोग खरीदते थे, वही डाटा 4G में कन्वर्ट हो गया है और सिर्फ 10 से 15 रुपए पर जीबी हमको मिल रहा है। सपोज किया है ना कभी इस चीज़ के बारे? एक टाइम था जब वही डाटा हमको 250 रुपये का 1 GB मिलता था, और वो भी 2G और पूरे महीने के लिए, ठीक है? और आज वही डाटा हमको 10 से 12 रुपये में, 14-15 मान के चलिए आप लोग, इतने रुपए में मिल रहा है, और वो भी हर रोज़ 1 GB। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। अकेले जियो ने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। तो जैसे ही कंपटीटर ने अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू करी, तो एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया की मजबूरी होगी कि उसे भी अपने कस्टमर्स को वैसी ही सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके कस्टमर्स शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे उसको खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये भी एक रिस्क यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो अदर काजेज में आ जाते हैं, यानी कि अन्य कारण। इसमें सबसे पहला आता है टेक्निकल, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं या टेक्नोलॉजिकल जो काजेज हैं वो क्या हो सकते हैं? सिंपली देखिए, आपने कभी कैमरास तो देखे होंगे, आज भी देखे होंगे वैसे, लेकिन मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कैमरास के अंदर एक रील डला करती थी, ठीक है? और कैमरास होते थे कोडेक कंपनी के, और रील होती थी कोडेक कंपनी की। अगर आप इस पे विश्वास नहीं करते हो तो चलो ठीक है, अपने फादर साहब की, अपनी मम्मी जी की जो मैरिज की जो फोटोग्राफ्स हैं उनके पीछे देखिए, वहाँ पे रील का नाम आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। कोडेक कंपनी हुआ करती थी जो अपने कैमरे बनाती थी और अपनी रील बनाती थी, ठीक है? समय के साथ साथ उसने बदलना मंजूर नहीं किया और
डिजिटल कैमराज उसने मार्केट में लॉन्च नहीं करे और वही पुराने ढर्रे पे यानी कि रील वाले कैमराज और रील को मार्केट में लॉन्च करती रही। धीरे धीरे डिजिटल कैमराज आने के कारण उसकी रील को कौन खरीदेगा? एक बात बताइए, 150 रुपये में आप सिर्फ 36 फोटो खींच सकते हो। क्लियर? और एक ऐसा कैमरा जहां पे आप जितने चाहे फोटो खींच सकते हो, प्लस कोई फोटो समझ में नहीं आया तो तुरंत डिलीट कर लिया, लेकिन वहां पे जो फोटो खींच लिया सो खींच लिया, उस पर कोई चेंज नहीं हो सकता। तो आप किस प्रोडक्ट को चूज करोगे? अरे आप क्या चूज करोगे? आप तो ऑलरेडी चूज करे बैठे हो ना, आपके मोबाइल फोन आपके हाथ में है। ये उसी डिजिटल कैमरा का ही तो नतीजा है जो आपके मोबाइल फोन में आज कैमराज हैं। ठीक है, लेकिन कोडेक कहाँ है? गायब है, शायद मार्केट से ही गायब है। तो सिंपली क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं चलते और अपने आप को बदलना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे बिजनेस के लिए रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल। जी हाँ, अब मैकेनिकल जो हमारे पास फॉल्ट्स है, मैकेनिकल जो काजेज है वो क्या है? देखिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको एक मशीन की ज़रूरत होती है, और अगर वो मशीन ख़राब हो तो? ठीक है, इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं लेता हूँ। कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, कोविड-19 की टेस्टिंग नहीं, सॉरी, जो हमारे पास रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए चाइना से कुछ किट्स मंगवाए गए थे। ठीक है, चाइना से कुछ किट्स मंगवाए गए थे। मैं उनको यहाँ पे मशीन ही कहूँगा, यहाँ पे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में इसको शामिल करूँगा। वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है ना, वो मंगवाए गए थे, जो हमारे ब्लड के अंदर ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज, कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट हुए हैं कि नहीं, जिससे ये पता लग पाएगा कि हम कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं कि नहीं। तो भारत ने 5 लाख वो किट्स मंगवाए चाइना से, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जब उनको असल में मेडिकल फील्ड में लागू किया गया, लगाया गया, तो डॉक्टर्स बोले कि इनके रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 60% ही पॉजिटिव हैं, बाकी सब खराब रिजल्ट हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल वो किट ही खराब हो रही थी। तो यहाँ पे जो बात बताई, अगर मैं इसी बात को मशीन से जोड़ दूं, अगर मैं मशीन को यहाँ पे खराब इस्तेमाल करूंगा, तो बिजनेस का रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई। तो मुझे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को और मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उनको बेहतर ढंग से यूटिलाइज करना और उनको बेस्ट क्वालिटी में यूज़ करना है। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मार्केट से निकाल दिया जाऊंगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंपली मैनेजेरियल जो हमारे पास पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर डिसीजन लेता है कंपनी के अंदर, सभी जानते हैं, शायद आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, किसी से भी पूछ लोगे आप, भाई डिसीजन कौन लेता है कंपनी में, तो भले ही उसको कुछ भी ना पता हो, वो इतना तो पक्का ही कह देगा, जो चलाता है बिजनेस को, मैनेज करने वाला, मैनेजर। ठीक है, सिंपली मैनेजमेंट को ही तो डिफरेंट काइंड की पॉलिसीज बिजनेस के अंदर बनानी होती है और उनको लागू करना होता है। क्लियर? और अगर मान लो वही निकम्मा हो तो, या वो मैनेजमेंट ही निकम्मी हो तो बिजनेस का भला कौन करेगा भाई? शायद परमात्मा, हाँ मान सकते हैं, शायद वही। तो सिंपली क्या है, अगर बिजनेस हाई रिस्क पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अच्छी मैनेजमेंट अगर होगी तो वो रिस्क को कहीं ना कहीं कम कर लेगी, और अगर मैनेजमेंट में ही फॉल्ट है तो भाई बिजनेस तो रिस्क की पीक पे जाएगा ही जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ये कंप्लीट है। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, what is the nature of business risk, and the last, what are the causes of business रिस्क। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ अब ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, और वो बात है क्या, कि बिजनेस रिस्क के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सबसे पहले, अगर वो स्मॉल क्वेश्चन पूछता है, छोटा क्वेश्चन पूछता है, तो क्या होगा? बिजनेस रिस्क से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? और बिजनेस को भी हटा देगा, कई बार सिंपली पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क।
क्लियर? तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ पोटेंशियल लॉस या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास रिस्क की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका नेचर क्या है। तो आप सभी को पता है ये नेचर, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द वेरियस अनसर्टेनिटीज। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण इसके हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हैं, व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो उस सिचुएशन में अभी तक जो अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है वही इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन में इसके ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसी के साथ इसी नोट पे इसी पॉइंट पे मैं वीडियो को ऐड करता